स्टूडेंट, आज हम एएनटीएस 3 पेपर स्टार्ट करेंगे डिस्कशन जूलॉजी का। तो चले पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 151। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिपिड्स। ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको इसमें से चूज करना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है जैसे लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। तो हमें पता है कि लिपिड जो है वाटर इनसॉल्युबल ही होता है, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट है। पल्मेटिक एसिड है 16 कार्बन्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। ये भी पता है कि आपको पल्मेटिक एसिड एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसका डायग्राम पुराने बुक में पेज नंबर 145 में था और ये 16 कार्बन होता है, वो भी था, तो ये भी करेक्ट है। नंबर 2 करेक्ट। फैटी एसिड्स आर नॉट एस्टिरिफाइड विद ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कंबाइन होकर बनता है ट्राइग्लिसराइड, मतलब एक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है तो मोनोग्लिसराइड, दो फैटी एसिड ग्लिसरॉल है तो डाइग्लिसराइड, तीन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है तो ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी का फैट है जो एडिपोज टिश्यू स्टोर करता है। फैट और लिपिड में क्या डिफरेंस होता है? लिपिड वो होता है जो डाइवर्स फॉर्म होता है और जो लिपिड एनिमल सेल स्टोर करते हैं उसे हम फैट बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इज नॉट एस्टिरिफाइड, इसीलिए ये गलत हो गया। और एक पॉइंट याद रख लेना कि ग्लिसरॉल को हम ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं, तो इसीलिए जो स्टेटमेंट है नंबर 3 आपका गलत हो गया क्योंकि इसमें नॉट लिखा हुआ है। जिंजली ऑयल जो कि सेसमी ऑयल है या तो तिल का तेल है, हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट। हमें ये पता है कि हायर मेल्टिंग पॉइंट जिंजली ऑयल का नहीं होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इन दैट बेसिस नंबर 4 इज ऑल्सो incorrect statement. Lecithin is a phospholipid which is found in cell membrane. लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है जिसमें कॉलिन ग्रुप होता है और लेसिथिन हमारे सेल मेम्ब्रेन में, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि एल्वियोली में भी पाया जाता है विच एक्ट्स एज सर्फेक्टेंट, एल्वियोलर एक्सपांशन में भी वो हेल्प करता है। इन दैट बेसिस नंबर 5 भी आपका करेक्ट है। तो अगर आपको चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो इसमें बेस्ट क्या रहेगा, जिसमें 3 और 4 है वो आपको चूज करना था, इसके लिए आपको आंसर इसमें मार्क करना था सी। तो 151 का आपका आंसर होगा सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 में इंस्पायरेशन मैकेनिज्म रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग एयर इनटू द लंग्स एंड इट इन्वॉल्व्स वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ऑल ऑप्शंस गिवन बिलो आर करेक्ट फॉर इंस्पायरेशन मैकेनिज्म एक्सेप्ट। तो आपका जो नहीं है मतलब इनकरेक्ट जो है उसे मार्क करना है। तो पहले देखते हैं हम क्या है इंस्पायरेशन। जब भी हम सांस लेते हैं हमें एक चीज़ याद रखना है, इनहेलेशन के टाइम में वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम ज़्यादा होना पड़ेगा। इसके लिए डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है जो इस प्रोसेस को इनिशिएट करता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट होता है जिसके कारण डायफ्राम के कंट्रैक्ट होने के कारण एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में फर्क पड़ता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कंट्रैक्ट होने के कारण स्टर्नम या तो वर्टिब्रल कॉलम के उसमें जो उसके जो पोजीशन है वो चेंज होते हैं, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज बढ़ता है, वही रिफ्लेक्ट होता है पल्मोनरी वॉल्यूम में, क्योंकि पल्मोनरी वॉल्यूम खुद से इंक्रीज नहीं कर सकता, लंग्स खुद का वॉल्यूम खुद से इंक्रीज नहीं कर सकता बिकॉज लंग्स में स्केलेटल मसल नहीं होते। सो इन दैट बेसिस जब भी मेडुला ऑब्लोंगेटा से इंफॉर्मेशन आता है वो पहले थोरेसिक केज का वॉल्यूम बदल के फिर पल्मोनरी वॉल्यूम बदलता है। एटमॉस्फेरिक एयर हमारा PO2 इन जनरल रहता है 159 mmHg ऑक्सीजन का और अंदर होता है 104 ऑक्सीजन का, इसलिए ऑक्सीजन अंदर आ जाता है। सो ये प्रोसेस है। तो इसमें फर्स्ट ए में लिखा है इंस्पायरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक एयर। तो ये करेक्ट है। अगर हम देखें ये करेक्ट इसलिए है 152 में ए इज करेक्ट बिकॉज इंस्पायरेशन विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 159 है और अभी मैंने कहा था एल्वियोलर प्रेशर 104 है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। मैंने आपको अभी कहा था कि इनिशिएटेड बाय डायफ्राम नॉट इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी नहीं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी नहीं, डायफ्राम इनिशिएट करता है प्रोसेस को जब मेडुला ऑब्लोंगेटा से सिग्नल आता है जो कि हाइंड ब्रेन का एक रीजन है। ओके, तो इसलिए बी इसमें गलत हो गया। तो इसमें एक्सेप्ट हमें मार्क करना था, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर आपका बी है। नेक्स्ट आप देख लो, बाकी स्टेटमेंट भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में चेंज तभी आएगा जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कंट्रैक्शन होगा और डायफ्राम जब कंट्रैक्ट करेगा तो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में फर्क पड़ेगा। एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस का फर्क पड़ेगा जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट होगा। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम कंट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन। ये भी करेक्ट है कि हमें पता है जब डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है तब वो
नीचे की तरफ आ जाता है, और जब वो रिलैक्स होता है तो डोम शेपेड हो जाता है। ओके, तो सी डी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, बी का स्टेटमेंट गलत है। आपको यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है, इसलिए आपको मार्क करना था बी, और इसीलिए 152 का आंसर बी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 153। क्वेश्चन नंबर 153 आपको बायोमोलिकुल से पूछा है, प्रोटीन से, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमें पता है कि स्ट्रक्चर प्रोटीन में जब भी हम डील करते हैं तब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी से डील करता है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिफाइंस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। हमें पता है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तभी हो सकता है अगर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का कंफर्मेशन है। अगर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है और इसमें पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एमाइनो एसिड हम निकाल सकते हैं, तब वो प्राइमरी कंफर्मेशन होगा। सेकेंडरी कंफर्मेशन तब होगा जब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स टुगेदर विद पेप्टाइड बॉन्ड्स आएंगे, तब उसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट जैसे सेकेंडरी कंफर्मेशन तैयार होते हैं। टर्शियरी में ऐसा होता है कि उसमें वीक और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स दोनों रहते हैं, जैसे कोवलेंट बॉन्ड्स होगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे, फिर इसमें आयनिक बॉन्ड्स होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। इस तरह से इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड्स बन के टर्शियरी कन्फर्मेशन रेडी होता है। लेकिन हमेशा आप याद रखना कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के कन्फर्मेशन को जब हम स्टडी करते हैं तब उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी आता है। लेकिन जैसे ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का क्राइटेरिया हट जाता है और एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर हम डील करेंगे, तब उसे हम क्वाटरनरी कन्फर्मेशन बोलते हैं। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिफाइंस अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए होलो वुलन बॉल। ये इंडिकेशन है फ्रॉम टर्शियरी कन्फर्मेशन। अब एनसीईआरटी के डेफिनेशन को पढ़ना, होलो वुलन बॉल ऐसे कुछ भी लिखा है तब इंडिकेशन दे रहा है टर्शियरी कन्फर्मेशन की तरफ। ये टर्शियरी का पॉइंट है। द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, ओनली सम पोर्शंस ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ हेलिक्स। दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ सेकेंडरी कन्फर्मेशन। नेक्स्ट है, some proteins are an assembly of more than one polypeptide or subunit। मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड बोल दिया, सब यूनिट बोल दिया, इसलिए हमारा क्लियर हो गया ये क्वाटरनरी कन्फर्मेशन की तरफ इशारा कर रहा है। तो आपको आंसर इसमें सी मार्क करना था। और द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन विच द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन इज क्लियर, दिस इज प्राइमरी कन्फर्मेशन। तो ये प्राइमरी कन्फर्मेशन की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, तो इसलिए बेस्ट आंसर 153 का आपको सी मार्क करना था। ओके, तो 153 में हम देखेंगे आंसर क्या है, सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। अभी हम क्वेश्चन नंबर 154 डिस्कस करेंगे, जो आपको बायोमोलिकुल से पूछा है। ऑल स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस आर करेक्ट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है ये मार्क करना था आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इनहिबिटर रिसेंबल द सबस्ट्रेट इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पहले हम एक चीज़ डिस्कस करें कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता क्या है। सिंपल वे में मैं आपको बताऊं कि अगर एक एंजाइम है और एंजाइम में एक पॉकेट है, तो दिस इज एक्टिव साइट, दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्टिव साइट। अब इसी एक्टिव साइट में अटैच होता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ओके, जब ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ अटैच होता है, इस पॉकेट का जो शेप है हल्का सा अल्टर होता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट को हर तरफ से पकड़ लेता है, फिर सबस्ट्रेट को तोड़ मड़ोड़ के वो प्रोडक्ट बनाता है, उसे रिलीज कर देता है, ये हमें पता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में समटाइम इट मे हैपन कि कुछ इनहिबिटर मॉलिक्यूल सिस्टम में प्रेजेंट है विच इज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब मॉलिक्यूलर सिमिलरिटी होगा सबस्ट्रेट के साथ, और वो इनहिबिटर इस एक्टिव साइट में एंजाइम में जो है उसमें जाके अटैच हो जाएगा और सबस्ट्रेट को अलाउ नहीं करेगा अटैच होने के लिए। सो इन दैट बेसिस इनहिबिटर इज सप्रेसिंग द रोल ऑफ एंजाइम, नॉट सबस्ट्रेट। ओके, वो याद रखना, एंजाइम के रोल को सप्रेस करता है और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसके कारण कोई प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, उसको वो सप्रेस कर देता है इनहिबिटर मॉलिक्यूल। हमेशा याद रखना, इनहिबिटर मॉलिक्यूल हमेशा हमारा दुश्मन या विलन नहीं है। इनहिबिटर मॉलिक्यूल हमारी बहुत सारी बीमारी को ठीक करने में भी हेल्प करता है। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में एक एंजाइम है, उससे बनता है, और एसिटिक एसिड उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है जो बायोमोलिकुल में लिखा हुआ है। तो मान लेते हैं कि एक एंजाइम है HMG-CoA, उसके साथ अटैच होता है एक्टिव साइट में एक सबस्ट्रेट जिसका नाम है मेवालोनेट, और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को रोकना है, तो हम कौन सा इनहिबिटर यूज़ करेंगे जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ना हो। तब हम एक इनहिबिटर यूज़ करते हैं जो इसका लिंक माइक्रोब्स में दिया हुआ है, उसका नाम है स्टैटिन।
ओके, स्टैटिन मॉलिक्यूल को यूज करते ही स्टैटिन और मेवालोनेट का स्ट्रक्चरल एनालॉग है, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, वो इनिबिटर जाके HMG कोएंजाइम जो लिवर में है उसे सप्रेस कर देगा और उसका फंक्शन से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस टेम्पररीली बंद हो जाएगा. सो इन दैट बेसिस कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हमें बहुत सारे केसेस में हेल्प करते हैं टू सप्रेस द बैक्टीरियल पैथोजन ऑल्सो. समटाइम वी यूज सर्टेन इनिबिटर. ओके, अब हम देखते हैं इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट इस बेसिस पे इनकरेक्ट है, तो उसी को हमें करेक्ट आंसर मानना होगा. इनिबिटर रिसेंबल्स द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो ये करेक्ट है. इनिबिटर एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स फाइट फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ये भी करेक्ट है. यहीं पे बाइंड करता है इनिबिटर, यहीं पे बाइंड करता है सबस्ट्रेट. इनिबिटर एक्टिविटी सप्रेस द वर्क ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन अ रिएक्शन सिस्टम, नहीं, कभी नहीं. हमेशा याद रखना इनिबिटर मॉलिक्यूल सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, not the substrate. Okay, इसलिए आंसर इसमें C है. Binding of inhibitor to active site declines enzyme action, ये करेक्ट है. ओके, तो इसलिए आंसर आपको इसमें C मार्क करना था क्योंकि इसमें एक्सेप्ट लिखा हुआ है. क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 155. क्वेश्चन नंबर 155 काफी सिंपल क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल से ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेलुलोज. हमें पता है कि सेलुलोज एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है और ये हमारे प्लांट सेल्स में सेल वॉल में रहता है. अनब्रांच इसलिए है कि उसमें ब्रांचिंग नहीं होता और उसमें लिंकेज सिर्फ 1 to 4 है, वो भी बीटा 1 to 4. और ग्लूकोज होता है, किसका चेन है ये? बीटा ग्लूकोज का. ठीक है, बीटा और अल्फा ग्लूकोज के बेसिस पे अगर हम देखेंगे, कार्बन 1 में, केमिस्ट्री में आपको अच्छे से स्ट्रक्चर बताया जाएगा. कार्बन 1 में अगर H ऊपर है OH नीचे है तो अल्फा, और कार्बन 1 में अगर OH ऊपर है H नीचे है तो बीटा. इन दैट बेसिस तो इसमें अनब्रांच पॉलीसेक्राइड करेक्ट है. होमीपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, करेक्ट है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है, करेक्ट है. इट कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स लाइक स्टार्च, नो, आयोडीन को वो होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि इसमें सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है स्टार्च की तरह और कोई भी कलोरेशन चेंज नहीं आएगा. इससे हमें इंडिकेट किया जाता है, बुक में जो एक लाइन लिखा है, इससे हम इंडिकेट किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज, जो पॉलीसेक्राइड का सेलुलोज है वो अनब्रांच्ड है, उसी से पता चलता है. ओके, स्टार्च में सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो आयोडीन से बाइंड करता है, ग्लाइकोजन भी बाइंड करता है, इसलिए वो दोनों ही क्या है? ब्रांच्ड है, और सेलुलोज अनब्रांच्ड है. इसलिए आंसर आपको मार्क करना था इसमें डी. आंसर इसमें मार्क करना था डी. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 156. अब हम 156 डिस्कस करेंगे. 156 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स करेक्टली कैरेक्टराइज्ड. इसमें देखते हैं कि ए क्या लिखा है, एडिनाइलिक एसिड एडिनोसाइन विद अ ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल. हमें पता है कि एडिनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है और उसमें न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें नाइट्रोजनस बेस पेयर रहेगा, साथ ही साथ उसमें शुगर रहेगा पेंटोस शुगर, और पेंटोस में राइबोस या डीऑक्सीराइबोस, और इसमें फॉस्फेट ग्रुप रहेगा. तो इसमें गलत ये है कि इसमें ग्लूकोज लिख दिया, तो इसलिए 156 आपका करेक्ट सेट नहीं है. 156 में ए में गलत है ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं लिखना था, इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज हमें यहाँ पे मेंशन करना था पेंटोस शुगर. ओके, नेक्स्ट है नंबर बी. एलानिन अमाइनो एसिड आर ग्रुप इज COH. आर ग्रुप COH नहीं है, आर ग्रुप इज, एलानिन में जो आर होता है वो है CH3, तो इसमें COH नहीं होगा. फाइन, क्योंकि हमें पता है कि चेंज ऑफ आर ग्रुप इन अमाइनो एसिड चेंजेस द नेम ऑफ अमाइनो एसिड. लेसिथिन फॉस्फोराइलेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड, हमें ये पता है कि लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है और उसमें कॉलिन ग्रुप होता है जिसमें नाइट्रोजन है, NCH3 CH3 CH3. सो इन दैट बेसिस अगर आप देखोगे वो नाइट्रोजनस कंपाउंड की कैटेगरी में गिर जाता है, तो इसलिए नंबर सी आपका करेक्ट सेट है. नंबर डी गलत किए हुए देखते हैं. पाल्मिटिक एसिड इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद 18 कार्बन. 18 नहीं, अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, उसमें 16 कार्बन है, इसलिए 18 इसमें गलत है. तो ये भी आपका गलत आ रहा है क्योंकि इसमें आपको लिखना था 16 इंस्टेड ऑफ 18. तो इसमें आंसर आपको 156 में मार्क करना था सी. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 157. अभी हम 157 डिस्कस करेंगे. 157 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा. अमाइनो एसिड हैव बोथ एन अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर. विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड. इसमें से आपको बताना है कि ग्लूकोसामाइन, लैक्टिक एसिड, ग्लाइसिन और ग्लिसरॉल से अमाइनो एसिड कौन सा है. तो अब हम लिख के एक बार देखते हैं. 157 में अगर हम देखेंगे ग्लूकोसामाइन, हमें पता है ग्लूकोसामाइन क्या है. ग्लूकोसामाइन आपको मिला था चिटिन में. ग्लूकोसामाइन एक डिराइवेटिव ऑफ मोनोसेकेराइड है. दिस इज डिराइवेटिव ऑफ मोनोसेकेराइड. ओके, तो डिराइवेटिव मोनोसेकेराइड हो गया. नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड नंबर बी में.
लैक्टिक एसिड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्केलेटल मसल के एनारोबिक रेस्पिरेशन से बनता है और यही लैक्टिक एसिड बाद में लीवर में जाके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लाइकोजन। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना, इट्स लिंक्ड विथ एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। ये आपके स्केलेटल मसल मतलब लोकोमोशन चैप्टर में भी मेंशन है लैक्टिक एसिड और बायोमोलिकुल में भी है, ऑफ स्केलेटल मसल। ओके, नेक्स्ट है नंबर सी, ग्लाइसिन। हमें पता है कि ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है जिसमें R इक्वल्स टू H है, तो आंसर आपको सी मार्क करना था। और ग्लिसरॉल जो है ये फैटी एसिड, सिंपल फैटी एसिड है जिसे हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं। ओके, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं। तो इसमें से आपका आंसर क्या है, ग्लाइसिन। आपको इसमें सी मार्क करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे। ओके, ये तो आप समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। ये आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पूछा है। Which of the following is the function of conducting part of respiratory system? हमें पता है कंडक्टिंग पार्ट वो होता है जहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं होता। स्टार्टिंग फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये कंडक्टिंग पार्ट है, और जो एट्रिया है, जो एल्वियोलर डक्ट है और एल्वियोली है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ओके, सो इन दैट बेसिस अगर हम देखें कि इसमें से कौन सा फंक्शन है कंडक्टिंग पार्ट का, वो हमें ढूंढना है। कैन सेंस द चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन H+, अगर ऐसा है तो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसीलिए इसमें ए आपको मार्क नहीं करना है। नंबर बी, प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ये होगा, ये पार्ट होता है आपका एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोली, जो मैंने अभी कहा था, जहाँ जिसे हम रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी जोन। नंबर सी, इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ये कंडक्टिंग पार्ट का वो है, रोल है, जैसे क्लियर करना डस्ट को, जर्म्स को, ह्यूमिडिफाई करना एयर को, और थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को एक लेवल पे लाके फिर बॉडी में एंटर कराना, और गैस को अंदर कंडक्ट करके एल्वियोली तक लेके आना। ये सब फंक्शन होता है कंडक्टिंग पार्ट का। इसमें से सी करेक्ट आ रहा है। डी है, सम ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट्स लाइक टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेवर, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स तक कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। अगर गैसेस एक्सचेंज होना है वहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम होना पड़ेगा, और स्क्वामस एपिथेलियम हमारे एट्रिया में, जो कि एल्वियोलर डक्ट और हमारे एल्वियोली में होता है। इसीलिए कहीं से भी अप टू ब्रोंक्यूल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल अप टू ब्रोंक्यूल्स, कहीं से भी हमारा गैसेस एक्सचेंज होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर स्क्वामस एपिथेलियम का लाइनिंग नहीं है। ओके, इसमें भी आपको आंसर सी मार्क करना था। 158 का आंसर हमारा सी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। अब हम क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट ऑफ ग्राइंडिंग, स्टोन एक्सेट्रा ब्रेकिंग कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन leading to fibrosis, proliferation of fibrous tissue and thus causing serious lung damage. This is the appropriate for which respiratory disorder? इसमें बेस्ट आंसर होगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड। क्यों, आपको पता है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड में जब भी किसी ऑक्यूपेशन में लाइक सिलिकॉन फैक्ट्री में, कोल माइनिंग में, या तो समवेयर इन एस्बेस्टस फैक्ट्री, इन्फ्लेमेशन होना बहुत कॉमन है। इन्फ्लेमेशन में इन्फेक्शन इंक्लूड हो सकता है, स्वेलिंग इंक्लूड हो सकता है, ये सब आएगा, और लंग्स का इलास्टिसिटी डैमेज हो जाता है। इसलिए इसमें बेस्ट आंसर होगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड। बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें, एज्मा के केस में इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स होगा, इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ठीक है, ये बेस्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और एम्फाइसीमा में एल्वियोलर सेप्टा डैमेज होता है, एंड द बेस्ट रीजन बिहाइंड दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। सो इन दैट बेसिस अगर हम देखें तो आपको 159 में आंसर बी मार्क करना था, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड। अभी हम 160 डिस्कस करेंगे। 160 में है द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन ब्रीदिंग प्रोसेस। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय, ये हमने पहले भी बात किया था। हमेशा याद रखना कि जो इनहेलेशन और इंस्पायरेशन प्रोसेस है वो इनिशिएट करता है डायफ्राम, ओके, जिसे हम फ्रेनिक मसल भी बोलते हैं। तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था बी। 160 में आंसर आपको मार्क करना था बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ प्रोटीन। तो इसमें आपको बोलना है कौन सा प्रोटीन है। कोलाजन प्रोटीन है, ट्रिप्सिन प्रोटीन है, रिसेप्टर प्रोटीन है, साइटिडाइलिक एसिड आपका न्यूक्लियोटाइड है, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है। सो इन दैट बेसिस सब प्रोटीन नहीं है। ग्लूटामिक एसिड आपका एमाइनो एसिड है, कोलाजन प्रोटीन है, ट्रिप्सिन प्रोटीन है, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, साइटिडाइलिक एसिड आपका न्यूक्लियोटाइड है, ग्लूटफोर प्रोटीन है, रिसेप्टर प्रोटीन है, इंसुलिन प्रोटीन है, कोलाजन प्रोटीन है, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है।
आ गया कोलाजन, ग्लूटाथोन, रिसेप्टर एंटीबॉडी, इसमें से सभी प्रोटीन है, इसीलिए आपको मार्क करना था 161 में डी। ओके, क्लियर हुआ? तो इसमें देखो ये प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड, ये फॉस्फोलिपिड, फिर अगेन ग्लूटामिक एसिड, अमाइनो एसिड, प्रोटीन प्रोटीन फॉस्फोलिपिड, फिर ये हो गया न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन 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 फॉस्फोलिपिड। तो बेस्ट है यही, प्रोटीन 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 प्रोटीन, सब प्रोटीन है, यही मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 162। 162 में रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेड्यूला। हमें पता है कि मेड्यूला, और जिसे हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और ये हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, क्योंकि चेंजिंग CO2 और H+ कंसंट्रेशन से वो उसे सेंस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वेनस ब्लड, वो याद रखना, तभी मेड्यूला को पता चलता है और वो तुरंत कोई नेसेसरी एडजस्टमेंट करवाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 163। 163 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गिवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलोंग विथ इट्स रिलेटेड फंक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ये डायग्राम आपको मिल जाएगा 145 में, पुरानी बुक का बोल रही है, बायोमोलिकुल में। और कोलेस्ट्रॉल है ये, कोलेस्ट्रॉल अ कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन। हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल मेम्ब्रेन में रहता है विथ लाइपोप्रोटीन, और वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और हमारे सेल मेम्ब्रेन को वो इतना टफ बनाता है जिससे कि कोई भी पैथोजन इजीली एंटर ना कर पाए। ओके, इसमें बेस्ट आंसर ए होगा, बाकी नहीं आ रहा है इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। नेक्स्ट अभी है 164। 164 में ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें ये पता है कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल वर्टिब्री होता है, फिर थोरेसिक है, फिर लंबर है, फिर सैक्रम है, फिर कॉक्सिक्स है। सर्वाइकल में 7 है जो कि ऑलमोस्ट इन ऑल मैमल है, थोरेसिक में 12 है, 12, लंबर 5, सैक्रम 1 फ्यूज्ड एंड कॉक्सिक्स 1 फ्यूज्ड। हमारा जो ट्रैकिया होता है वो 5th थोरेसिक वर्टिब्रे में इस अलाइनमेंट में डिवाइड होता है इन लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो इन दैट बेसिस आंसर आपको इसमें 5th मार्क करना था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 164 का आपको मार्क करना था ए। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कार्बोनिक एनहाइड्रेस। हमें पता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारे आरबीसी में इसका परसेंटेज काफ़ी हाई रहता है, प्लाज्मा में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस रहता है, लेकिन इसका एक्चुअल रोल आरबीसी के अंदर है, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस वाटर और CO2 को रिएक्ट करा के H2CO3 बनाता है, फिर H2CO3 को तोड़ के H+ और बाइकार्बोनेट आयन बनाता है, सो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। इसका एक फ़ायदा है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन अगर ब्लड में बहुत देर तक रहता है तो टॉक्सिसिटी लेवल इतना जल्दी इंक्रीज नहीं होता। तो इसमें आपको पूछा है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के अगेंस्ट में गलत है। It accelerates the rate of formation of carbonic acid by 10 million times. तो ये करेक्ट है। In its absence, only 200 molecules of carbonic acid is formed in an hour. ये बिल्कुल सही है। It forms 60,000 molecules of carbonic acid in 1 second. No, it forms 6 lakh molecules in 1 second. तो इसमें गलत ये है, 165 में आपको आंसर मार्क करना था सी, क्योंकि इसमें 6 लाख होना चाहिए था, इट्स नॉट 60,000, इसमें फिगर में यहाँ पे गलत आ रहा है। ओके, कार्बोनिक एनहाइड्रेस पार्टिसिपेट इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये कंफ्यूज मत करना कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारे आरबीसी में है ना प्लाज्मा में है, दोनों जगह पे है, लेकिन उसका एक्चुअल रोल आरबीसी के अंदर है, क्योंकि रिएक्शन CO2 और वाटर का आरबीसी के अंदर ही होता है। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। Question number 166, which of the following class of enzyme is used for catalyzing hydrolysis of ester ether peptide bonds? हमें ये पता है कि बहुत सारे कैटेगरीज है जिसे क्लासीफाई किया गया एंजाइम्स को, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएज, लाइगेज, आइसोमेरेज। ऑक्थलील आपको याद रखना है, सब क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन दैट बेसिस। तो इसमें से बेस्ट आंसर आपको सी मार्क करना है, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस जब भी वर्ड लिखा है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा कोई भी बॉन्ड टूटने से, कोवलेंट बॉन्ड टूटने से। और डाइजेस्टिव एंजाइम ज्यादातर हाइड्रोलाइसिस कैटेगरी में गिरता है, जिसमें एस्टर ईथर पेप्टाइड जैसे बॉन्ड को तोड़ा जाता है टू फॉर्म द एंड प्रोडक्ट्स। तो इन दैट बेसिस 166 में बेस्ट आंसर आपका सी आ रहा था। और हाइड्रोलाइसिस में ज्यादातर जो भी एग्जांपल्स है एंजाइम के, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 167।
क्वेश्चन नंबर 167 में आइडेंटिफाई द ऑप्शन वेयर ऑल द कॉलम्स आर नॉट मैच्ड करेक्टली। इसमें बहुत सिंपल सा है कि एब्रिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है लेकिन एब्रिन ड्रग नहीं है, वो टॉक्सिन है। तो पहले ही आंसर निकल गया, क्योंकि 167 में ए में ड्रग के बजाय ये ड्रग आपका गलत है, ये नहीं होना था इसके जगह पे टॉक्सिन, तब ये करेक्ट होता। टॉक्सिन इज करेक्ट, बाकी सब सही है। ग्लूटाथोन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे एडिपोसाइट्स के अंदर रहता है और ग्लूकोज को वो लेते हैं विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ट्रांसपोर्ट कैरियर, करेक्ट है। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में और एल्वियोलर वॉल में रहते हैं, जो एनसीईआरटी में एल्वियोलर वॉल बायो में नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट है थाइमिडाइलिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड है जो कि डीएनए में है। ओके, सो इन दैट बेसिस आपको आंसर मार्क करना था ए, क्योंकि करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 168। 168 इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ। हमें पता है कि इन्यूलिन एक होमोपॉलीसेक्राइड है और ये पॉलीमर है बीटा फ्रुक्टोज का। तो आपको इसमें मार्क करना था बीटा फ्रुक्टोज, दैट इज बीटा नहीं लिखा है इसमें, आपको मार्क करना था इसमें फ्रुक्टोज। तो इसमें 168 में आपका आंसर आ रहा है ए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 169। Acid insoluble fraction called retinate contains all polymeric compounds on chemical analysis of living tissue except। हमें ये पता है कि हमारे कोई भी एक टिश्यू ले लो, प्लांट का या एनिमल का टिश्यू, और उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और डिस्टिल वाटर डालने के बाद एक स्लरी बनता है। उस स्लरी को हम अगर टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करें तब हमें दो सेक्शन मिलेगा जिसके बेसिस पे तुम एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पुल देख सकते हो। सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें दो सेक्शन बनेंगे, एक एसिड इनसॉल्युबल पुल और नीचे वाला सेक्शन जो है एसिड इनसॉल्युबल पुल। एसिड इनसॉल्युबल पुल में चार चीज़ रहना चाहिए, क्योंकि उन दैट बेसिस आपका आ रहा है लिपिड रहना चाहिए इसमें, क्योंकि जो कि स्ट्रिक्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, लेकिन उसमें सेल मेम्ब्रेन में इसका कंटेंट इतना हाई है कि वो सेल मेम्ब्रेन के साथ टूट के वेसिकल फॉर्म करके नीचे की तरफ आ जाता है। ओके, बट इट्स नॉट ट्रू बायोमैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड के साथ आपको प्रोटीन मिलना चाहिए क्योंकि हाई मॉलिक्यूलर वेट है, इसके साथ आपको पॉलीसेक्राइड मिलना चाहिए और साथ ही साथ आपको न्यूक्लिक एसिड मिलना चाहिए। ये चार चीज़ हमारे रेटिनेट सेक्शन में होता है। फैटी एसिड इज एंड प्रोडक्ट, ये सिंपल बहुत छोटा मॉलिक्यूल है जो कि एसिड सॉल्युबल पुल में आना चाहिए, इनसॉल्युबल पुल में नहीं। इनसॉल्युबल पुल को हम रेटिनेट सेक्शन बोलते हैं, इसलिए इसमें आंसर आपको डी मार्क करना है कि उन्होंने पूछा एक्सेप्ट। ओके, तो इसलिए 169 का आंसर है आपका डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। अब हम क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, इसमें बेस्ट आंसर आपको पहले दिख गया होगा, दैट इज सी, IRV, ERV प्लस TV। तो अगर हम बात करें वाइटल कैपेसिटी क्या है, इसमें आंसर आपको सी मार्क करना है, कि हमें पता है कि बहुत सारे पल्मोनरी वॉल्यूम्स होते हैं, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम है, इनवॉलेंट्री उससे होता है, कॉन्शियस एफर्ट नहीं है इसमें। फिर IRV है, ERV है और RV है, उसी के समीशन से कैपेसिटी निकलता है। वाइटल कैपेसिटी में हम जब जोर से सांस लेते हैं फिर हम सांस छोड़ते हैं, या तो हम जोर से सांस छोड़ते हैं फिर हम सांस लेते हैं, उसे हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। और ये समीशन तभी पॉसिबल होगा जब हम पल्मोनरी वॉल्यूम में TV, IRV और ERV तीनों चीज़ को ऐड करें, तब हमें मिल जाएगा हमारा वैल्यू, दैट इज़ वाइटल कैपेसिटी। TV में हमें 500 लेना है पर ब्रेथ का, और फिर उसके साथ लेना है IRV जो कि मैक्सिमम 3000 है, और इधर ERV है जो कि मैक्सिमम आपका 1100 है। सो ओके, तो इसको प्लस करके आपको कितना मिलेगा वाइटल कैपेसिटी, वो आप हमेशा देख के रखना। तो वाइटल कैपेसिटी में अगर हम देखें 500 TV, ये TV का बोल रही हूँ मैं, फिर अगर आपका लेना है IRV दैट इज़ 3000, और फिर प्लस कर दो ERV में आपका आप प्लस कर सकते हो 1100। सो जितना आएगा वही आपका वाइटल कैपेसिटी है। जब हम वाइटल कैपेसिटी में RV को प्लस करेंगे तब हमें टोटल लंग कैपेसिटी मिल जाता है कि कितना हवा हम जोर से सांस लेके लंग्स के अंदर जमा कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं, तब उसे हम टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। कभी भी एकोमोडेट वर्ड आता है तब टोटल लंग कैपेसिटी है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके दे रही हूँ कि कुछ बच्चे अगर अच्छे से सुने आगे के एग्जाम्स में उनका हेल्प हो जाएगा, लाइक CPT में। ओके, वो ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन सुनना अच्छे से जिससे आपको समझ में आए। फिर नेक्स्ट आप देखो 171, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज न्यूमोटैक्सिक सेंटर दैट अल्टर्स रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, वो है पोन्स। हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, एक मैकेनिज्म है, ये सुन लो, इंटरेस्टिंग है, कि जब हम सांस लेते हैं कुछ देर बाद हमारा जो लंग्स है इसके अंदर हवा पूरा का पूरा भर जाता है, मतलब वेंटिलेशन रेट अचीव हो जाता है। अचीव होते ही लंग्स के एल्वियोली में कुछ स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं, ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट्स हो जाता है। ओके,
स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेशन होते ही पता चलता है एक वेगस नर्व को, जो कि 10th क्रेनियल नर्व है और हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोली में फैला हुआ रहता है। ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा पोन्स को, जो कि पोन्स एक न्यूमोटेक्सिक सेंटर, उसमें कुछ न्यूरॉन्स है जो उसे डिटेक्ट कर सकता है कि वेंटिलेशन अचीव हुआ है या नहीं हुआ। वेंटिलेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग प्रोसेस, इनहेलेशन, हवा भर पाया या नहीं भर पाया। अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एकोमोडेशन हो चुका है, टोटल लंग कैपेसिटी पहुंच चुका है, या हमारा जो जितना नेसेसिटी था उतना हवा हमारे लंग्स के अंदर है टू फुलफिल द डिमांड ऑफ आवर बॉडी, तब तुरंत पोन्स एक डिसीजन लेता है कि अभी हमें CO2 को निकालना होगा। तो वो ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन को रिड्यूस करके एक्सहेलेशन स्टार्ट करता है। उससे फ़ायदा ये हुआ कि हाइपर वेंटिलेशन नहीं होगा। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हवा एंटर करना और एंटर करते ही रहना, उससे एल्वियोली ब्रस्ट हो सकता है। उस चीज़ से रोकने के लिए पोन्स काफ़ी हेल्पफुल है। सो इन दैट वे से स्पोन्स हमारे मेड्यूला के वर्क को मॉडरेट कर देता है और नेसेसरी एडजस्टमेंट करा के ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन को रिड्यूस करके एक्सहेलेशन स्टार्ट करवा देता है। ओके, यही इसका सही वो है एक्सप्लेनेशन है। तो आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज न्यूमोटेक्सिक सेंटर दैट अल्टर्स द रेस्पिरेटरी रेट। ऐसे लिखा है न्यूमोटेक्सिक सेंटर, इसलिए आपको बेस्ट आंसर इसमें है पोन्स, वही मार्क करना था, क्योंकि न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो वहाँ पे कुछ स्पेशलाइज न्यूरॉन्स है वो पोन्स में है। उसमें और एक सेंटर है जैसे एपनेस्टिक सेंटर भी कहा जाता है, और वो IRV और ERV को देखता है। ओके, फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। 172 अब डिस्कस करते हैं। ये आपको देख के पता चल रहा होगा क्या है, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो ये करेक्ट है। आपको इसमें से बोलना है कि कौन सा इनकरेक्ट है इस ग्राफ के अगेंस्ट। पार्ट ए रिप्रेजेंट परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। इस साइड में परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन है, ये लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट है। पार्ट बी रिप्रेजेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो ये गलत हो गया। दिस कर्व इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, H+ कंसंट्रेशन, लो pH, हाई H+ कंसंट्रेशन, ये सब ये करेक्ट है, क्योंकि हमें इसे हम इंडिकेट करके बताते हैं बोर्ड्स इफेक्ट, क्योंकि टिश्यू एरिया में जब PCO2 हाई रहता है, H+ ज़्यादा रहता है, pH लो रहता है और टेम्परेचर हाई रहता है, तभी हेमोग्लोबिन का कॉन्फर्मेशन चेंज होके वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है और वो डिफ्यूज़ होके निकल के चला जाता है सेल में, तभी सेल ऑक्सीजन की यूटिलाइज करके ATP बना सकता है। सो इन दैट बेसिस इसमें सभी करेक्ट था, लेकिन बी में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह बस ऑक्सीजन था। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ग्राफ आप देख के आप डर मत जाना, सिंपल क्वेश्चन ही है, बस उसको अच्छे से करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 भी बहुत सिंपल है। अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। मैंने कुछ देर पहले कहा था कि बाइकार्बोनेट आयन 70% हमारी बॉडी में बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी लेवल को इंक्रीज नहीं करता। इसमें और एक पॉइंट है कि CO2 अगर ब्लड में ज़्यादा देर तक घूमे, फ्री CO2, वो वैसोकंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट शो कर सकता है। ओके, उसी चीज़ को मेडुला ऑब्लोंगेटा सेंस कर लेता है और सेंस करके फिर नेसेसरी एडजस्टमेंट कराता है। तो हाई CO2 कंटेंट इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, क्योंकि वो हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसे हम रक्तचाप बोलते हैं। ओके, तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। लो PCO2, लो टेम्परेचर एंड लो H+ कंसंट्रेशन इन एल्वियोली फेवर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन हेमोग्लोबिन। हमें ये पता है कि लंग्स में या तो एल्वियोली के अंदर जब भी आसपास जो पल्मोनरी कैपिलरी है उस एरिया में H+ हमारा बहुत ज़्यादा कम रहता है, इससे pH हाई रहता है, PCO2 लेवल कम है, PO2 लेवल हाई है और टेम्परेचर लो रहता है। दीज आर द सर्टेन कंडीशन जो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एसोसिएट करने में हेल्प करता है, और ठीक उल्टा टिश्यू में होता है, इसलिए वो डिसोसिएट होता है, जिसे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या तो बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहला हम आंसर लिख लेते हैं कि 174 में इसका बेस्ट आंसर C है, लेकिन आप एक चीज़ प्रैक्टिस करना, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन हमारे लंग्स में क्या होता है, एसोसिएट होता है। ओके, तो वो किस किस कंडीशन में एसोसिएट होता है, ये लिख के प्रैक्टिस करोगे। और ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन, प्लस नहीं लिखेंगे इसमें, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है, तो वो कहाँ होता है, टिश्यू में होता है, तो वो क्यों होता है, ऐसे लिख के रखोगे तब तुम्हें ध्यान रहेगा। सपोज PO2 फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, PO2 हाई, ये फर्स्ट, फिर सेकंड है लो टेम्परेचर, देख सकते हो,
फिर है आपका H+ हमारा क्या रहता है, लेस, और pH रहता है हाई, एंड लास्ट प्रायोरिटी अगर क्वेश्चन में है तो देना है PCO2 को, जो कि है लो। सो इन दैट बेसिस ये कंडीशन हमें हेल्प करता है ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन को मिलाने में, एसोसिएट कराने में। और ये ठीक उल्टा आप देखोगे, PCO2 हाई, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है इसमें। फिर टेम्परेचर हाई, कैटाबोलिक रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर हाई है। H+ हमारा ज़्यादा है, मोर, क्योंकि H+ हमारा बनता है वो रिएक्शन के कारण, CO2 वाटर के रिएक्शन के कारण। pH हो जाता है आपका लो इस कारण, और PO2 लेवल क्या होता है, इज़ वेरी लो। सो इन दैट बेसिस ये डिसोसिएट होता है, लेकिन ऐसे प्रायोरिटी देना है इसको एकदम लास्ट। हाँ, अब ठीक अगर आप देखोगे ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन जिस कंडीशन के लिए एसोसिएट होता है, उसी कंडीशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है। ओके, ये मैं कुछ बच्चों के लिए बता रही हूँ जो इसमें कंफ्यूज होते हैं। और इसमें जो डिसोसिएशन लिखा है ये CO2 और H+ को एसोसिएट कराता है, तो ठीक उल्टा होता है। ये आप ऐसे लिख के रखोगे तो क्वेश्चंस आप कर पाओगे, सिंपल है। तो 174 में बेस्ट आंसर इसमें यही था, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 175। 175 में मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कार्बनिक एनहाइड्रेस जो होता है, मैंने अभी कहा था कि आरबीसी के अंदर उसका कंटेंट हाई होता है, प्लाज्मा में भी रहता है, इज़ वेरी लो। कार्बनिक एनहाइड्रेस में आपका बेस्ट आंसर इसमें था, आपको मार्क करना था कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट को वो सपोर्ट करता है, जिससे कि 70% बाइकार्बोनेट आयन बने और इजीली वो ट्रांसपोर्ट हो पाए। डायफ्राम के बेसिस पे आप लिखोगे इसमें ब्रीदिंग प्रोसेस, मेडुला ऑब्लोंगेटा लिखोगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और पोन्स वेरोली में लिखोगे न्यूमोटेक्सिक सेंटर। सो इन दैट बेसिस आ रहा है ए का 4, बी 1, सी 2 और डी 3। सो इन दैट बेसिस आपको आंसर 175 का मार्क करना था ए। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। 176 में assertion और रीजन है, assertion heterocyclic compounds in nucleic acid are the nitrogenous bases। हमें पता है कि जो heterocyclic compound है प्यूरिन pyrimidine वो nitrogenous basis है, assertion correct है। adenine and guanine substitute pyrimidine while uracil substituted pyrimidines while uracil, cytosine and thymine are substituted purines। हमें पता है कि प्यूरिन एडेनाइन और गुआनाइन है और यूरासिल, साइटोसिन और थाइमिन क्या है, pyrimidines। सो इन दैट बेसिस ये ठीक उल्टा लिखा है, इसलिए रीजन इसमें इनकरेक्ट है और असर्शन करेक्ट है। तो 176 पे आपको मार्क करना था ए। ये बहुत सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 177। क्वेश्चन नंबर 177, read the given statement and select the correct option। Statement 1, hemoglobin is an example of quaternary structure of protein। कि हमें पता है हेमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। हर पॉलीपेप्टाइड चेन में टर्शरी कन्फर्मेशन होता है और 4 टर्शरी कन्फर्मेशन मिलके एक जाट जुट होके क्वाटरनरी कन्फर्मेशन शो करता है। इसका मतलब उसका फंक्शनल रोल जो है इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टर्शरी कन्फर्मेशन, एंड उसका स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन होता है क्वाटरनरी बिकॉज एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स, ये भी करेक्ट है। तो आपको ये समझ में आया, तो हर चेन में कन्फर्मेशन टर्शरी होगा, दिस इज फंक्शनल कन्फर्मेशन। इसी कन्फर्मेशन में वो हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। ओके, ये ध्यान रखना है। चलो, तो 177 में आपको मार्क करना है ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 178। Under normal physiological condition in human being, every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen to the tissues। ये 5 ml है, डायरेक्टली लिखा है 174 पेज में लिखा था पुराने बुक के हिसाब से 174। एक चीज़ आप और याद रखना कि ये जनरली क्या होता है, देखा कि हमारे 100 ml में रहता है अराउंड फीमेल में 12 to 14 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन और मेल में रहता है 14 to 16 ग्राम। तो अप्रॉक्सीमेटली हम 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कंसिडर कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। इसमें से देखा गया है 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कैन डिलीवर अराउंड 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। अगर 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन 1 ग्राम डिलीवर करता है तो इसका मतलब 15 इंटू 1.34 अगर हम निकालें 1.34 इंटू 15 अगर हम करें तब हमें अराउंड 20.1 ml ऑफ वो मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा 100 ml में। ओके, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 ml टिश्यू की तरफ जाता है फॉर कैटाबोलिक एक्टिविटीज़, लेकिन बाकी 15 ml जो है वो मसल में स्टोर रहता है।
ये पुराने क्वेश्चन में दिया गया था, लेकिन हमारे बुक में 15 ml कहाँ जाता है या क्या है वो कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने ये बोला कि 100 ml से 5 ml टिश्यू की तरफ जाता है। आपको याद रखना, अगर बाई चांस कभी आ गया कि बाकी 15 ml कहाँ जाता है, वो मसल में स्टोर होता है फॉर मस्कुलर एक्टिविटी। ओके, वो ध्यान रख लेना। तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था डी। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे 179, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एज्मा। हमें पता है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल की इन्फ्लेमेशन को ही एज्मा बोलते हैं, ट्रैकिया को नहीं, ये भूलना मत कभी। ओके, ओनली ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। और एज्मा जो होता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक साउंड होता है वीजिंग साउंड, और एलर्जी का फॉर्म भी है, और हमारी बुक में एलर्जी के हिसाब से ही आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में भी ये मेंशन है। तो इस बेसिस पे आपको आंसर इसमें बी मार्क करना था। ये तो आप कर पाए होगे, बस सिंपल क्वेश्चन है 179 में बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन प्लाज्मा इज अबाउट 20 to 25 टाइम्स हायर देन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन जब एल्वियोली से पल्मोनरी कैपिलरी की तरफ आएगा उसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब CO2 पल्मोनरी कैपिलरी टू एल्वियोली पहुँचेगा वो फास्ट पहुँच पाएगा बाई क्रॉसिंग 3 लेयर्स। आप समझे होगे ये बात, लेकिन अगर किसी को कन्फ्यूजन है मैं बता दूँ। सपोज़ ये एल्वियोली है, एल्वियोली में हमारा क्या होता है, स्क्वामस एपिथेलियम, ये हमारा पल्मोनरी कैपिलरी है, इसमें भी स्क्वामस है जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। तो मैंने ये कहा कि जब ऑक्सीजन यहाँ से एल्वियोलर एपिथेलियम, बेसमेंट सब्सटेंस और पल्मोनरी कैपिलरी 3 लेयर क्रॉस करेगा उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन CO2 जब यहाँ से पल्मोनरी कैपिलरी से एल्वियोली की तरफ जाएगा उसे कम टाइम चाहिए, क्योंकि उसका सॉल्युबिलिटी रेट 20 से 25 टाइम ज़्यादा है इन कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एट्रिया या तो एल्वियोलर ड्रग, जिसे हम रेस्पिरेटरी जोन बोल रहे थे। ये एल्वियोलर डक्ट और ये एल्वियोलर सेक दोनों मिलकर रेस्पिरेटरी जोन बनता है, ये ध्यान रखना। छोटे से छोटे क्वेश्चंस कभी पूछ लेते हैं जिसे हम ध्यान नहीं भी रख सकते हैं, इसलिए एल्वियोलर डक्ट और ये एल्वियोलर सेक है, एल्वियोलर सेक, इन दोनों को मिला के हम रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। और उसके सामने वाले कैपिलरी को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरी। ओके, ये ध्यान रखना। तो इसमें इतना कुछ पूछा नहीं था, मैंने जस्ट एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस causes dissociation of H2CO3 into H+ and bicarbonate ion at lungs and alveolar level and at tissue level in blood of pulmonary vein in oxygenated blood of pulmonary aorta। तो इसमें आंसर दिख ही रहा है टिश्यू लेवल, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि टिश्यू लेवल में ही हमारा ये रिएक्शन होता है। अगर ये हमारा टिश्यू कैपिलरी है, टिश्यू कैपिलरी के अंदर RBC है, दिस इज़ योर टिश्यू कैपिलरी, और दिस आर द सेल और टिश्यू एरिया जिसे आप बोल रहे हो, यहीं से CO2 डिफ्यूज़ होकर पहुंचता है, RBC के अंदर एंटर होता है। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस वो फटाफट एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, H2CO3 बनेगा और यही टूट के फिर H+ और बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। तो ये हो कहाँ रहा है, RBC के अंदर टिश्यू कैपिलरी में हो रहा है बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो इसीलिए यहाँ पे टिश्यू लेवल बोला जाएगा, बिकॉज टिश्यू कैपिलरी के अंदर के RBC में हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 इनसाइड इट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 में फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इन ह्यूमन इज द अमाउंट ऑफ एयर। अब एक चीज़ याद रखना हमेशा कि रेसिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी दोनों का ही डेफिनेशन ठीक उल्टा है। द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इनसाइड द लंग आफ्टर नॉर्मल रेस्पिरेशन एक्सपिरेशन या एक्सलेशन इज कंसिडर टू बी द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जो कि समेशन ERV और RV के लिए निकलता है। एंड रेसिडुअल वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ एयर inside the lungs, remain inside the lung after ये forceful exhalation is considered to be as RV। सो इसमें अगर हम देखें फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, C आ रहा है, दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो भी हमारे हवा मतलब एयर रह जाता है लंग्स के अंदर उसे हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं, जिसको हम निकालने के लिए पल्मोनरी वॉल्यूम में ERV और RV को प्लस करेंगे। RV का तो वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम समेशन करके देख सकते हैं कि उसका क्या वैल्यू होगा। सो इन दैट बेसिस हमें मिल जाएगा FRC, दैट इज़ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो उसमें बेस्ट आंसर वही होगा। ध्यान रखना कि किसमें नॉर्मल लिखा है और किसमें फोर्सफुल लिखा है, ओके, तब कर पाओगे। और रेसिडुअल वॉल्यूम के लिए ही हमारा लंग्स कोलैप्स नहीं होता और ल्यूरल फ्लूइड के लिए भी हमारा लंग्स कोलैप्स नहीं होता। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 183। ये तो क्लियर हुआ ना, 182 में आपका C आंसर था। ओके, 183 देखते हैं अभी।
183 में स्टेटमेंट 1, ल्यूरल मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स इज डबल लेयर्ड विथ आउटर लेयर इन कंटैक्ट विथ थोरेसिक वॉल एंड इनर लेयर इन कंटैक्ट विथ लंग्स. ओके. स्टेटमेंट 2, फ्लूइड कंटेन्ड इन इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑफ द लंग सरफेस. इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. आपको इसमें डी आंसर मार्क करना था. तो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट आ सकता है कि जनरली क्या होता है, अगर हम देखें हमारा अगर ये लंग्स है, हम इसको लंग्स बना लेते हैं, ऐसे सिंपल सा समझाने के लिए बनाए. ये लंग है. लंग के आउटर लेयर जो होता है उसका हम पेराइटल ल्यूरा बोलते हैं. पेराइटल ल्यूरा जो कि प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है. और ये विसरल है. विसरल मीन्स विसरा टुवर्ड्स द ऑर्गन. विसरल ल्यूरा जो कि अंदर है. और यहाँ पे रहता है फ्लूइड. ओके, जिसे हम बोलते हैं ल्यूरल फ्लूइड. अब ल्यूरल फ्लूइड जो होता है उसमें है वाटर. और वाटर जो होता है उसमें कोहेसिव फोर्स एक्ट होता है. कोहेसिव फोर्स एक्ट होने के कारण पेराइटल ल्यूरा और विसरल ल्यूरा के बीच में इतना ज़्यादा एक्सपांशन पॉसिबल नहीं है. मतलब हम जब सांस जोर से भी ले तो लंग्स बहुत ज़्यादा एक्सपांड होता है एयरवे में, तब भी ये ल्यूरल फ्लूइड के कारण फ्रिक्शन रिड्यूस होता है लंग्स का और थोरेसिक वॉल का. मतलब अगर ये थोरेसिक वॉल है और लंग्स है, उसमें हमेशा एक हल्का सा गैप रहेगा ही, जिससे कि हर बार उसमें जाके टक्कर ना खाए, घर्षण ना हो, जिसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं वो ना हो. उसके कारण हमारा लंग्स कोलैप्स नहीं हो पाता. दैट मीन्स ल्यूरल फ्लूइड के वजह से, या तो आप सोच सकते हो कि उसके ल्यूरल फ्लूइड के वाटर के कोहेसिव फोर्स के वजह से इतना फास्ट एक्सपांशन नहीं होता, और इसीलिए लंग्स का सरफेस और थोरेसिक वॉल का जो मसल है उसमें फ्रिक्शन नहीं होता और लंग्स प्रोटेक्टेड रहता है, वो कोलैप्स नहीं होता है इन अ नॉर्मल कंडीशन. ओके, सो वो कहा गया है रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द सरफेस ऑफ लंग्स. सो इन दैट बेसिस ये करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट है और आपको इसमें आंसर डी मार्क करना था. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 184. क्वेश्चन नंबर 184 में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन सिस्टमिक वेन. हमें पहले देखना होगा कि सिस्टमिक वेन में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सिस्टमिक वेन दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है 40. ओके, उसका किसके साथ इक्वल वो है वो देखना है. इक्वल टू PCO2 इन पल्मोनरी आर्टरी, लिख के करना पड़ेगा. तो पहले हम एक बार करते हैं 184. इसमें आप देखो पार्शियल प्रेशर PO2 इन सिस्टमिक वेन, पहले लिख ले वैल्यू कितना है. PO2 इज अराउंड 40. फिर नेक्स्ट है PCO2 इन पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो पल्मोनरी आर्टरी में CO2 का होता है अराउंड दिस वन ईयर 45 mmHg. फिर मोर देन PCO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड. PCO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में दैट इज, अगर हम लिखे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ रहा है 40. ओके, मोर देन लिखा इसलिए गलत आ जा रहा है, नहीं तो इक्वल आ जा रहा था. मोर देन के लिए गलत आएगा. इक्वल टू PCO2 इन पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसमें PCO2 होना चाहिए आपका अराउंड 40. देखो 40 और 40 मिल जा रहा है, यहाँ पे भी मिल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे मोर देन लिखने के कारण गलत हो गया. PCO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड 40, ये भी 40, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं ना मोर देन. मोर देन तो नहीं है, इक्वली है, इसलिए गलत हो गया. PCO2 इन पल्मोनरी वेन 40 है, इन दोनों का सिमिलर आ गया तो ये करेक्ट है. ओके, रह गया आपका लेस देन PCO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर. एटमॉस्फेरिक एयर में PCO2 कितना है वो तो सबको पता है, इज अराउंड 0.3 mmHg. तो ये तो मिल ही नहीं रहा है कहीं से भी. यहाँ पे चांस था, लेकिन यहाँ पे मोर देन लिखने के कारण गलत हो गया. और यहाँ पे ये करेक्ट हो गया कि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 40 रहता है, और सिस्टमिक वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसमें ऑक्सीजन रहता है 40. ये दोनों इक्वल आ रहा है. और इधर कार्बन डाइऑक्साइड का पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 रहता है. ये मैच हो सकता था, लेकिन मोर देन लिखने का कारण मैच नहीं हुआ, तो इसलिए इसमें आंसर मार्क करना था आपको C. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 185. 185 में द ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स आइदर टू राइट और लेफ्ट ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स. शिफ्ट टू राइट इंडिकेट्स डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हेमोग्लोबिन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल शिफ्ट द कर्व टू द राइट. हमें ये पता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, मैंने अभी कहा था, ये बोर्स इफेक्ट है. जब भी ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है, उसके पीछे पहला तो होना पड़ेगा साइड टिश्यू लेवल, PCO2 हाई होना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई होना पड़ेगा, H+ ज़्यादा होना पड़ेगा, pH लो होना पड़ेगा. दिस आर द सर्टेन कंडीशन जो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के बॉन्ड को वीक बनाता है, हेमोग्लोबिन के कन्फर्मेशन को वीक बनाता है, और ऑक्सीजन छूट के हेमोग्लोबिन से टिश्यू एरिया में पहुंच जाता है फॉर कैटाबोलिक एक्टिविटीज़. तो इस दैट बेसिस अगर राइट की तरफ शिफ्ट है, इसका मतलब है कि अभी ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएट हो रहा है. दिस इज सिग्मॉइड कर्व है. तो इसमें
इसमें हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है फॉर राइट शिफ्ट। इसमें देखो डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये करेक्ट है। फिर अगर आ गया आपका इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये भी करेक्ट है। फिर डिक्रीज इन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ये गलत है। इंक्रीज इन pH, ये तुम्हारा गलत है। इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, ये सही है। अब हम कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, अगर लिख के एक बार देखें 185 का आपका 1 आ रहा है करेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है टिश्यू लेवल में, करेक्ट है। PCO2 हाई होता है टिश्यू लेवल में, ये करेक्ट है। लेकिन देखो डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नहीं, टिश्यू लेवल में H+ तो मोर होना चाहिए था ना, लेस नहीं। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे लेस लिखा है तो ये गलत हो गया ना, इसमें तो मोर होना चाहिए था, तो इसलिए 3 आपका गलत हो गया। फिर हो गया डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बाद इंक्रीज इन pH, तो ये भी तो नहीं होगा क्योंकि टिश्यू लेवल में लो pH होता, हाई pH नहीं। लो pH होता तो करेक्ट होता, लिखा है हाई pH, इसलिए गलत है। यहाँ के बेसिस पे इंक्रीज इन pH नहीं होना चाहिए था, डिक्रीज इन pH होना चाहिए था। इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ठीक है क्योंकि कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है। सो इन दैट बेसिस 1, 2 और 5 ही ऐसा कंडीशन है जो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को सपोर्ट कर रहा है, राइट शिफ्ट शो कर रहा है और सिग्मॉइड कर्व एप्रोप्रिएट आ रहा है। सो इसलिए आपको इसमें मार्क करना था A 1, 2, 5, तब आप करेक्ट किए हो गए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 186 जो कि सेक्शन बी में आ गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 186 डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। हमें देखना है कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कोएंजाइम है, मेटल आयन है और बोथ A and B है। तो इसमें से आपको पूछा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मेटल आयन जो है वो इनऑर्गेनिक है। इन दैट बेसिस अगर हम देखें ट्रांजिएंट या तो लूजली अटैच कौन सा है, कोएंजाइम है, इसलिए आपको कोएंजाइम इसमें मार्क करना था। बहुत सारे बच्चे शायद अभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो कोफैक्टर्स आपको पता होना चाहिए कि नॉन प्रोटीनस पार्ट है जो एंजाइम के फंक्शन के और एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। उसमें से अगर आप देखोगे इसमें 3 टाइप है। एक ऑर्गेनिक पार्ट है जो कि प्रोस्थेटिक है, जो कि टाइटली अटैच होता है एंजाइम से और ये कभी नहीं छोड़ता है इसे। और एक ऑर्गेनिक है जो मॉलिक्यूल है जो कि अटैच होता है एंजाइम से और उसके फंक्शन को सपोर्ट करता है लेकिन लूजली अटैच है, ट्रांजिएंट इसलिए वर्ड आता है उससे। और इनऑर्गेनिक मेटल आयन जो होते हैं वो भी ट्रांजिएंट आएगा और ये लूजली अटैच होगा। तो हमें पूछा ऑर्गेनिक और पूछा है ट्रांजिएंट, तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन आ रहा है कोएंजाइम, इसलिए आपको बी मार्क करना था। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो हमेशा एंजाइम के साथ रहेगा और कैटालिसिस कंप्लीट होने के बाद भी उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोएंजाइम और इनऑर्गेनिक में मेटल आयन कैटालिसिस के दौरान अटैच होता है और जैसे ही कैटालिसिस कंप्लीट हो जाता है उसे छोड़ देता है। ओके, एक चीज़ और याद रखना है कि कोएंजाइम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B5, B6 और B7, ये सब अटैच होके फिर कोएंजाइम्स बनते हैं। ओके, जैसे NAD, FAD, FMN, NADP, ये सब, निकोटिनेमाइड, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनेमाइड विटामिन B3 है ना, लिखा है आपके बुक में, वो ध्यान रखना है। ओके, और कोफैक्टर अगर किसी कारण डिटैच हो गया कैटालिसिस के दौरान या कभी भी, क्रूशियल फंक्शन प्ले करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी एंजाइम का फंक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, जो अभी मैंने कहा था कि NAD और NADP क्या है, कोएंजाइम है, तो आपको इसमें चुपचाप मार्क कर देना है C, बोथ एज कोएंजाइम। एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर रिस्पेक्टिवली। एपो एंजाइम नहीं होगा कि एपो एंजाइम तो एंजाइम है, प्रोटीनस पार्ट। कोएंजाइम एंड कोफैक्टर रिस्पेक्टिवली, वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि कोफैक्टर में इनऑर्गेनिक पार्ट भी आ जा रहा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आ जा रहा है, इसके लिए वो नहीं होगा। एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम रिस्पेक्टिवली, वो नहीं होगा कि एपो एंजाइम इज अ प्रोटीनस पार्ट एंड होलो एंजाइम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम दैट इज एपो एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीनस पार्ट, कोफैक्टर, उसे होलो एंजाइम बोलते हैं। तो इन दैट वे से बेस्ट आंसर कोएंजाइम है जो कि NAD एंड NADP का उसी का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट अभी 188 देखेंगे। 187 का आंसर लिख दो। 187 में आंसर है आपका C। अब नेक्स्ट है आपका 188। 188 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कौन कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं। हमें पता है न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड भी होता है, नाइट्रोजनस ग्रुप्स भी होते हैं और साथ ही साथ उसमें शुगर भी होता है, पेंटोस शुगर। तो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन या तो पिरिमिडिन। मोनोसेक्राइड्स होते हैं जो कि आपका पेंटोस शुगर को इंडिकेट कर रहा है
और फॉस्फोरिक एसिड होता है। होमोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस ऐसा कुछ नहीं होते। फिर थर्ड क्यों गलत है, मतलब सी हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस तो करेक्ट है, डाइसैक्राइड नहीं होता, पेंटोस शुगर डाइसैक्राइड नहीं है, वो मोनोसैक्राइड है। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस ठीक है, पॉलीसैक्राइड नहीं है, वो गलत है। तो इसमें बेस्ट आंसर मोनोसैक्राइड के बेसिस पे यहाँ पे यही करेक्ट आ रहा है, तो इसलिए 188 में आपको मार्क करना था ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। अब हम 189 देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, द सिमिलरिटी बिटवीन प्रोटीन, इन्यूलिन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड इज दैट ऑल। इसमें द बेस्ट आंसर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होगा। 189 में आप सी मार्क कर देना, बिकॉज देखो इसमें से शुगर, ये शुगर है इन्यूलिन, इसमें शुगर है पेंटोस शुगर, इसमें तो नहीं है प्रोटीन में। CHON प्रोटीन में है और राइबोन्यूक्लिक एसिड में होगा, CHONP, इसमें CHONS हो सकता है, लेकिन इन्यूलिन में N नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। अगर चिटिन होता तो करेक्ट हो जाता, ओके चिटिन अगर होता तो करेक्ट होता कि उसमें N है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। तो ये दोनों ऑप्शन निकल गया। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होगा, बिकॉज तीनों ही पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में स्पेसिफिक यूनिट्स कुछ होते हैं, जैसे हम लिपिड को पॉलीमेरिक सब्सटेंस के कैटेगरी में नहीं रखते। लिपिड स्ट्रिक्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। अगर किसी को स्ट्रिक्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल होना है तो उसमें पॉलीमेरिक सब्सटेंस का टैग होना पड़ेगा, 10,000 डाल्टन से साइज ज़्यादा रहना पड़ेगा और एसिड इंसॉल्युबल पुल में होना पड़ेगा, जो कि लिपिड एसिड इंसॉल्युबल पुल में है, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन में उसमें कंटेंट हाई है, वेसिकल फॉर्म करके नीचे आ जाता है, ये मैंने पहले कहा था आपको। इसलिए कहीं ना कहीं आपको किसी को लग सकता है कि लिपिड इंसॉल्युबल पुल में होते हुए भी स्ट्रिक्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में नहीं होता, ओके। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे लास्ट वाला ऑप्शन, आर प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पुल। ये सॉल्युबल पुल में तो नहीं होगा, इनसॉल्युबल पुल में होगा, इसलिए ये डी निकल जा रहा है। इसमें बेस्ट आंसर है सी और आपको सी मार्क करना था, ओके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 190 डिस्कस करेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट वन। तो इसमें देखो, प्रोटीन्स आर द लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि अमीनो एसिड कनेक्ट होके ही पेप्टाइड बॉन्ड बन के ही प्रोटीन बनता है। अगर 100 अमीनो एसिड से कम है तो पेप्टाइड कंसीडर करेंगे, ज़्यादा है तो उसे हम प्रोटीन कंसीडर कर सकते हैं। प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर नॉट अ होमोपॉलीमर, ये भी करेक्ट है कि प्रोटीन कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होता, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर ही होता है। और प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से ही बनता है, ओके वही 20 अमीनो एसिड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं। डाइटरी प्रोटीन्स आर नॉट द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल वर्ड जब भी आ जाता है इसका मतलब ये है कि हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स के थ्रू ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता वो अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड अगर जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड से ही बनता है, ओके। तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये हमारे बुक में भी दिया हुआ है, आपको 147 में मिल जाना चाहिए, जो पुराना बुक था जिसमें प्रोटीन लिखा हुआ था वो जगह, स्ट्रक्चरल प्रोटीन में नहीं। तो इन दैट बेसिस इसमें सी आ रहा है आंसर, क्योंकि उन्होंने लिखा कि डाइटरी प्रोटीन्स आर नॉट द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉट नहीं होना चाहिए था, बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। कोलाजन प्रोटीन फंक्शन एज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस। हमें पता है कि जो भी कोलाजन है वो एबंडेंट है एनिमल वर्ल्ड में, और ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। वो ध्यान रखना है कि कोलाजन है उसी के बेस से बोन, कार्टिलेज सब कुछ ही बनता है। सो इन दैट बेसिस कोलाजन को हम एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आपको आंसर सी मार्क करना था, इनकरेक्ट के बेसिस पे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 191 में सेल वॉल ऑफ फंजाई इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। हमें पता है कि सेल वॉल में रहता है फंजाई का चिटिन, और चिटिन एक होमो पॉलीसेक्राइड है जिसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन रहता है। और एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन जो होता है, ग्लूकोसेमाइन इज अ डिराइवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड, जो हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 192। 192 assertion में जिंक इज अ कोफैक्टर ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये करेक्ट है। रीजन, अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिविटी active enzyme together with its bound prosthetic group is called apoenzyme। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम टुगेदर विद अ ब्राउन प्रोस्टेटिक ग्रुप इज एपोएंजाइम नहीं, होलो एंजाइम होना चाहिए था, ओके। तो इन दैट बेसिस अगर हम देखें 192 में आपका असर्शन करेक्ट आ रहा है, क्योंकि जिंक जो होता है वो कोफैक्टर है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का, और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का भी। लेकिन जो वो है, जब भी हमारा एंजाइम एपोएंजाइम जब भी कोफैक्टर से जुड़ता है तब उसे हम होलो एंजाइम बोलते हैं। यहाँ पे एपोएंजाइम लिखा हुआ है, इसलिए रीजन इसमें गलत आ रहा है। इसमें एपोएंजाइम की जगह होना चाहिए था
होलो एंजाइम, बिकॉज होलो एंजाइम तब बनेगा जब एपो एंजाइम और कोफैक्टर कनेक्ट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193 भी काफी सिंपल है। नेम द मॉलिक्यूल इन एसिड इनसॉल्युबल पुल विच इज नॉट पॉलीमरिक इन नेचर। ये हमने काफी बार डिस्कस किया कि हमें पता है जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, होमोपॉलीसेकेराइड है, कुछ भी हो, ये रेटिनस सेक्शन में रहता है, लिपिड भी रहता है, लेकिन लिपिड का साइज 800 डाल्टन तक है। और हमेशा याद रखना, लिपिड एक स्ट्रिक्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है क्योंकि वो पॉलीमरिक नहीं है। लिपिड में कोई भी स्पेसिफिक यूनिट नहीं होता है लाइक अदर बायोमैक्रोमोलिक्यूल। किसी को भी ट्रू बायोमैक्रोमोलिक्यूल होना है, पॉलीमरिक होना पड़ेगा, 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसे एसिड इंसॉल्युबल पुल में रहना पड़ेगा। ओके, इसमें बेस्ट आंसर आपको सी मार्क करना था 193 में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 194। 194 में assertion में inspiration occurs when there is a negative pressure in the human lungs with respect to atmospheric air। ये मैंने कहा था आपका नेगेटिव प्रेशर रहने से ही हम एक्सलेशन, इनहेलेशन कर सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं, ऑक्सीजन अंदर डाल सकते हैं। Reason, during inspiration a decrease in pulmonary volume increases the intrapulmonary pressure than atmospheric pressure which forces the air from outside to move into the lungs। तो ये तो गलत है, because during inspiration decrease in pulmonary volume नहीं होगा, increase in pulmonary volume होगा। उसी से हमें पता चल जा रहा है कि रीज़न गलत है। बाकी अगर कुछ नहीं भी देखोगे तो चलेगा। तो assertion करेक्ट है बट रीज़न हमारा गलत है, इसीलिए हमें इसमें मार्क करना था 194 में ए। ओके, आंसर ए है इसका। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 195 में आपको पूछा रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये तो सही है, बिकॉज PO2 हाई बाइंडिंग इजीली होगा, CO2 हाई बाइंडिंग पॉसिबल नहीं है। इन दैट बेसिस अगर देखें बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हेमोग्लोबिन, क्योंकि टिश्यू लेवल में जैसे ही PCO2 हाई हो जाता है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, जिसे हम डिसोसिएशन कार्व में स्टडी करते हैं, जिसे हम बोर्स इफेक्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हायर H+ कंसंट्रेशन इन एल्वियोली फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन। ये तो गलत है क्योंकि हायर H+ ने लो H+ एंड हाई pH फेवर्स द ऑक्सीहेमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो इसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट के बेसिस पे 195 में सी मार्क करना था। फिर आगे लो PCO2 इन एल्वियोली फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन। ये करेक्ट है क्योंकि PCO2 लो होता है एल्वियोली में, इसीलिए वो फेवर करता है हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एसोसिएट कराने में। ओके, मतलब मेन रीजन ऑफ एसोसिएशन ऑफ हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है और ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, मान लो और एक टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंडिंग कराने में कौन सा फैक्टर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तब ये होगा, नेक्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगा। ये अगर नहीं होता तब ये रहेगा। ओके, इसमें वो मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आगे के लिए बोल रही हूँ, लेकिन इसमें आपको पूछा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए आपको इसमें सी ही मार्क करना था कि हायर H+ नहीं होगा, इसमें लो H+ होता तो करेक्ट होता। ठीक है, लो H+, मोर pH, सपोर्ट ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196। 196 में डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था। यस, डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। सिमिलर के कुछ मिलेंगे कि 2 ही चैप्टर है, उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन से कवर हो जाते हैं। CPT आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। फिर राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है कि आपको पता है कि रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है फॉर होल बायोस्फीयर का। इन दैट बेसिस अगर आप देखोगे 196 में आपको मार्क करना है बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 197। 197 में given below are some symptoms of diseases X, read them carefully, difficulty in breathing, wheezing, inflammation of bronchi। ये पूरा तुरंत मुझे पता है मार्क कर दोगे एज़मा, और यही आपको मार्क करना है और आपने किया भी होगा। इसमें आंसर 197 में, ये हमने पहले डिस्कस किया था हल्का सा, इसमें बी होगा आंसर। ओके, 198 देखते हैं। कंट्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में जब भी वो आता है चेंजेस इज बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो इसलिए इसमें आपको मार्क करना था 198 में सी। ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हमारी बुक में कहीं भी उसका कंट्रैक्शन के बारे में लिखा नहीं है। हमें बस एक्सलेशन में याद रखना है कि हर मसल जो भी हमारे थोरेसिक केज का है सब रेस्ट में चला जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ओके,
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 199। 199 में सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच शोज द स्ट्रक्चर ऑफ ज्विटर आयन। हमें पता है ज्विटर आयन अमाइनो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल को बोला जाता है, दैट इज दे आर सॉल्युबल इन एसिड एज वेल एज इन बेस। सो इन दैट बेसिस अगर हम देखें इसमें आंसर आपका कौन सा करेक्ट आ रहा है, जिसमें कैटायन और एनायन विजिबल है, तो इसमें आपको बी मार्क करना था बिकॉज इसमें कैटायन एनायन दोनों विजिबल है, तो इसलिए आपको 199 में आपको बी मार्क करना है, जिसका डायग्राम आपको 144 बायोमोलिकुल में पुराने एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। नए बुक का एनसीईआरटी पेज याद नहीं है, आप मिलाने से आपको ज्विटर आयन मिल जाएगा अमाइनो एसिड के पार्ट में, ओके लिखा हुआ है। ओके अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 200 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम। इसमें आप देखो होलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, कोएंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, होलो एंजाइम इक्वल्स टू कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, फर्स्ट में ही पता चल गया कि होलो एंजाइम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर, और कोफैक्टर होता है कोएंजाइम, इसलिए इन दोनों कॉम्बिनेशन से होलो एंजाइम बन रहा है। इसलिए 200 के बेसिस पे अगर तुम देखो आंसर आपका ए आना चाहिए, ओके होलो एंजाइम एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। तो आज का डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ, थैंक यू। और बस और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप वीडियो अच्छे से देखोगे, रिवीजन कर लोगे, चाहे जितना भी सिंपल क्वेश्चन हो, कभी कभी हमें छोटे चीज़ याद नहीं रहते, अगर आप अच्छे से सब देख लोगे तो सीपीटी में या आगे के आपके नीट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके थैंक यू वेरी मच।